नमस्कार। आज हम अरस्तु के अध्ययन के क्रम में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु अपने समकालीन विचारकों में बहुत व्यवस्थित तुलनात्मक तरीके से आगमनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए अनेक विचारों के निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अरस्तु के इससे पूर्व जो हमने संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार देखे थे, उन विचारों में भी अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन करके एक अनुभव परक शैली के माध्यम से निष्कर्ष निकालने की चेष्टा की थी। अब इस टॉपिक में क्रांति संबंधी अरस्तु के जो विचार हैं, इसमें भी हमें निश्चित रूप से अंत तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि अरस्तु वाकई तुलनात्मक रूप से अपने समकालीन विचारकों की तुलना में बहुत व्यवस्थित और बहुत तार्किक तरीके से किसी विषय या विचार के निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अरस्तु ने क्रांति का जो अर्थ बताया है, उस अर्थ को हम वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान धारणा जो है क्रांति की, आमूल परिवर्तन की या उग्रता और हिंसा की या एक बड़े व्यापक स्तर के परिवर्तन की, उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का विचार जो है वो अरस्तु का दिखाई पड़ता है। क्रांति का संबंध किसी विशेष युग या किसी विशेष देश या राजनीतिक व्यवस्था की क्रांति से नहीं है, या जनता द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह भी क्रांति की श्रेणी में शामिल नहीं है कि अगर इस तरह के सशस्त्र विद्रोह होता है या कोई आमूल परिवर्तन होता है या किसी विशेष युग या किसी विशेष राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति से अरस्तु क्रांति का संदर्भ नहीं जोड़ते। अरस्तु के अनुसार संविधान में किया गया हर छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। इस अर्थ में जो वर्तमान क्रांति की अवधारणा है, उससे पृथक अरस्तु की क्रांति के संबंध में ये मान्यता है कि संविधान में किया गया हर छोटा बड़ा परिवर्तन, इसका मतलब संविधान संशोधन का कोई भी प्रयास या किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अरस्तु क्रांति से जोड़कर देखते हैं। संविधान में परिवर्तन निर्वाचन, विद्रोह या रक्तहीन उपायों से भी हो सकता है। मतलब इसमें संवैधानिक व्यवस्था में, संविधान के अनुच्छेदों में, संविधान के विचारों और सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए हिंसा या रक्तपात होगा तभी क्रांति का रूप माना जाएगा, ऐसा अरस्तु नहीं मानते। उनके अनुसार कि ये जो संवैधानिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल अहिंसक तरीके से बिना रक्तपात के शांतिपूर्ण आधार पर या किसी निर्वाचन से संबंधित या किसी विद्रोह से संबंधित उपायों से भी हो सकता है। और अरस्तु इस अर्थ में क्रांति को एक बहुत विस्तृत स्तर के परिवर्तन की बजाय संवैधानिक व्यवस्थाओं में, अनुच्छेदों में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? संविधान में किया गया हर छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। क्रांति के प्रकारों का भी अरस्तु ने वर्णन किया है और उनके अनुसार आंशिक क्रांति हो सकती है या पूर्ण क्रांति भी हो सकती है। जब संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को परिवर्तित करके विकल्प के रूप में दूसरी संविधान व्यवस्था को अपनाया जाता है, तो वो कहलाती है पूर्ण क्रांति। लेकिन संविधान के आंशिक आधार को संशोधित करके बाकी के संविधान को पूर्ववत बनाए रखा जाता है, तो वो कहलाती है आंशिक क्रांति। तो पूर्ण क्रांति जब संविधान का के समस्त व्यवस्था को या समस्त सिद्धांतों को परिवर्तित किया जाता है, और आंशिक क्रांति में उसके एक अंश को या उसके एक छोटे भाग को परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार किन साधनों से, किस प्रकार से ये परिवर्तन लाया जाता है। अगर परिवर्तन की प्रक्रिया में, संशोधन की प्रक्रिया में, अगर संविधान में बदलाव की प्रक्रिया में हिंसा या रक्तपात किया जाता है, बहुत उग्रता की जाती है, तो ये रक्तपूर्ण क्रांति होती है, जो बहुत रेडिकल, बहुत ज़्यादा उग्र और हिंसा युक्त हो सकती है।
और दूसरा होता है रक्तहीन क्रांति, जो बहुत स्वाभाविक और सहज तरीके से परिवर्तन की प्रक्रिया को संविधान का हिस्सा बना लेती है। इसी तरह से व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति होती है। जब ये परिवर्तन किसी व्यक्तिगत नजरिए को ध्यान में रख के किए जाते हैं तो व्यक्तिगत क्रांति है, और गैर व्यक्तिगत यानी जो सामान्य हित पर आधारित हो सकती है, जन कल्याण पर आधारित हो सकती है, इस तरह की नीति अगर स्थापित की जाती है संविधान में तो वो गैर व्यक्तिगत क्रांति है। इसी प्रकार कुछ कभी कभी किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध परिवर्तन की मांग पर भी क्रांति हो सकती है, जो किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति के रूप में मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने क्रांति का एक रूप वैचारिक क्रांति के रूप में भी स्थापित किया है। वैचारिक क्रांति का मतलब है कि बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ विचारों के परिवर्तन के आधार पर, मान्यताओं के परिवर्तन के आधार पर संविधान का हिस्सा बनता है। तो ये कुछ आधार हैं किस प्रकार से क्रांति संचालित की जाती है। कभी साधन पर निर्भर हो सकता है, कभी उद्देश्य पर निर्भर हो सकता है, कभी कौन से वर्ग या किस समुदाय को प्रभावित कर रही है उस पर क्रांति का रूप आधारित हो सकता है। तो ये किसी भी रूप में संविधान के परिवर्तन की प्रक्रिया से क्रांति का ये रूप सामने आता है। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने क्रांति के मूल कारणों पर भी विचार किया है, और क्रांति के कारणों पर विचार करते समय अरस्तु ने क्रांति के सामान्य कारण बताए हैं, क्रांति के मूल कारण बताए हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांति के मूल और सामान्य कारणों के अतिरिक्त विशेष प्रकार के कौन से कारण होते हैं उनका भी अरस्तु ने उपाय विवेचन दिया है। क्रांति के मूल कारणों में अरस्तु की ये मान्यता है कि समानता की भावना जब संख्यात्मक या गुणात्मक किसी भी आधार पर समाज के व्यक्तियों में समानता की भावना उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन की मांग करती है। और ये परिवर्तन की मांग चाहे गुणात्मक आधार पर समानता की मांग हो, चाहे संख्यात्मक आधार पर समानता की मांग हो, निश्चित रूप से संविधान में परिवर्तन या क्रांति का सूचक बन जाती है। दूसरा है न्याय का दूषित दृष्टिकोण या न्याय की एक तरह से अन्याय की भावना। जब न्याय के नाम पर गलत प्रक्रियाओं या गलत सिद्धांतों और गलत प्रकार के निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है तो ये निश्चित रूप से असंतोष को उत्पन्न करता है। न्याय जो वस्तुतः अन्याय का निवारक होना चाहिए, अगर वो अन्याय का निवारक नहीं है बल्कि दूषित है, उसकी प्रक्रिया में, उसके उद्देश्य में, उसके निष्कर्ष में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो ये त्रुटि न्याय का सूचक नहीं होती, अन्याय का सूचक होती है, जो अंततः किसी न किसी रूप में क्रांति का सूत्रपात करती है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं, मूल कारण। एक तो जब समानता की भावना उत्पन्न होती है संख्यात्मक या गुणात्मक आधार पर, और दूसरा जब अन्याय के प्रति प्रतिकार या न्याय की जो गलत प्रक्रिया, उद्देश्य प्रक्रिया या अन्य आधारों पर संचालित है, उसके विरोध के रूप में भी क्रांति का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा क्रांति के सामान्य कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है शासक वर्ग की धृष्टता और लाभ की, स्वार्थ की लालसा। मनुष्य की प्रवृत्ति में विद्यमान जो स्वार्थ लोलुपता है, उसकी धृष्टता है, जिसकी पूर्ति के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हो सकता है, तो उस स्थिति में शासक वर्ग अगर इस प्रकार की संकुचित नीति का पालन करते हैं, धृष्टता अपनाते हैं या अपनी नीति में घृणा और कहना चाहिए स्वार्थ की भावना के वशीभूत होकर सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, तो ये जो लालसा है, ये जो स्वार्थ की लोलुपता है, ये क्रांति का कारण बन जाती है। दूसरा इसमें सामान्य कारण में आता है सम्मान की इच्छा। जब किसी व्यक्ति को, वर्ग को, शासक को, सरकार को
सम्मान की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए भी वो कई बार प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, सम्मान की लालसा के लिए, उसकी पूर्ति के लिए क्रांति का सहारा ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर समाज में एक वर्ग अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मानने लगे, तो ये उनकी श्रेष्ठता की भावना जो एक समाज के बाकी वर्गों के मध्य एक गैप उत्पन्न कर देती है, एक रिक्तता उत्पन्न कर देती है, दूरी बना देती है, तो उस भावना के कारण भी, इस श्रेष्ठता की भावना के कारण भी क्रांति हो सकती है। इसी प्रकार घृणा और परस्पर विरोधी विचार जो किसी भी रूप में एक दूसरे के साथ समायोजन नहीं कर पाते, वो क्रांति का सूत्रधार कर देते हैं। इसी प्रकार से भय हमेशा किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करता है, और ये मनोवैज्ञानिक दबाव निश्चित रूप से क्रांति की तरफ अग्रसर हो सकता है। द्वेष भावनाएं, अनावश्यक ऊंचा नीचा या छोटे और बड़े की भावना, और इस भावना को फलीभूत करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की स्वार्थयुक्त क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं भी क्रांति का कारण बन सकती हैं। समाज में जो व्यक्तियों में जातिगत आधार पर या अन्य आधारों पर जो भिन्नता है, ये भिन्नता भी जातीय भिन्नता हो चाहे वर्ग की भिन्नता हो, जब बहुत ज़्यादा एडामेंट हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा दुष्परिवर्तनशील हो जाती है, तब वो परस्पर एक दूसरे को सहन नहीं करते। और इनको सहन नहीं करना मतलब इसमें धैर्य, सहनशीलता, ये गुण जो हैं, जो किसी एक व्यवस्था को या संगठन को या समाज को जोड़े रखते हैं, वो गुण जो हैं वो शिथिल होने लगते हैं, और इनकी शिथिलता किसी न किसी रूप में क्रांति या असंतोष को जन्म देती है। इसी प्रकार से राज्य में जो अलग अलग प्रकार के अंग हैं, परिवार है, जातिगत आधार पर है, सरकार है, या और मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, किसी एक वर्ग में जब अनियंत्रित असाधारण वृद्धि हो जाती है, उसका आकार, उस वर्ग का आकार तुलनात्मक रूप में अन्य वर्गों से बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, तो वो एक प्रकार से बहुमत के आधार पर अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपनी नीति को स्पष्ट करने के लिए या अपना प्रभाव और अपना दबदबा कायम करने के लिए भी अपनी मनमानी करते हैं या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्रियाएं करते हैं, और ये क्रियाएं समाज में देर सवेर क्रांति का आधार बन जाती हैं। इसी प्रकार समाज में जो राजनीति में जो चुनावी षड्यंत्र होते हैं, ये भी एक प्रकार से असंतोष को जन्म देते हैं, असंतोष को उत्पन्न करते हैं, और इसके आधार पर, चुनावी षड्यंत्रों के आधार पर भी राज्य सत्ता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो अनावश्यक अनाधिकार चेष्टाएं हैं, ये भी क्रांति का सूत्रधार बनती हैं। इसी प्रकार से जो विदेशी हैं, विदेशियों के आगमन पर अगर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, कोई नियंत्रण नहीं होता, तो विदेशियों का अनियंत्रित आगमन भी क्रांति का कारण बनता है। ऐतिहासिक आधार पर अगर हम देखें तो अरस्तू का ये कथन बहुत हद तक सही है। विदेशियों के आगमन पर अगर किसी प्रकार के नियम या निर्देश नहीं होते या उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो ये जो अबाध आवागमन है विदेशियों का, ये किसी भी देश की व्यवस्था के लिए क्रांति का सूचक भी बन सकता है, या इसके कारण से एक प्रकार से असंतोष या कुछ ऐसी बातें या ऐसी व्यवस्थाएं समाज में, राज्य में उत्पन्न हो सकती हैं जिनके कारण क्रांति संभव है। इसी प्रकार जो पारिवारिक विवाद हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, कुलीन तंत्र की व्यवस्था में परिवारों से जुड़े जो विवाद हैं, वो राजसत्ता के निर्धारण में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से रखते हैं। तो ये पारिवारिक विवाद भी कुछ राज व्यवस्थाओं में विवाद का कारण हो जाते हैं। इसी प्रकार से शासक वर्ग को
हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक अंतिम उत्तरदायित्व जो है वो सरकार का या शासक का होता है। अगर शासक वर्ग असावधान है, राज्य में होने वाली विविध प्रकार की गतिविधियों के बारे में अगर शासक वर्ग सतर्क नहीं है, तो उनकी ये लापरवाही भी राज्य में क्रांति का कारण बनती है। अगर सतर्क शासक वर्ग है तो जहां समस्या उत्पन्न होती है वहीं उसके निदान की तुरंत प्रक्रिया आरंभ की जाती है, तो वो समस्या विकराल होने से बच जाती है। लेकिन अगर शासक वर्ग असावधान है तो उसकी ये असावधानी राज्य में क्रांति का सूत्रपात करती है। इसी प्रकार अरस्तु की ये मान्यता है कि समाज में उच्च और निम्न वर्ग के मध्य एक मध्यम वर्ग है, और ये मध्यम वर्ग संतुलक का काम करता है, बैलेंसर का काम करता है। अगर उच्च और निम्न वर्ग के बीच मध्यम वर्ग का आकार बड़ा है तो समाज में अतिवादी तरीके से या अतियों के आधार पर होने वाला जो अन्याय है या अव्यवस्थाएं हैं उनकी संभावना कम हो जाती है। और जहां मध्यम वर्ग का आकार संकीर्ण या संकुचित होता है, वहीं उच्च और निम्न वर्ग के परस्पर कटु और वैमनस्यपूर्ण जो दृष्टिकोण है एक दूसरे के प्रति, उनमें बढ़ोतरी होने के कारण राज्य की अव्यवस्था या राज्य में अराजकता या राज्य में अन्याय की जो प्रवृत्ति है उसके बढ़ने के साथ ही राज्य में क्रांति का सूत्रपात होता है। इसी प्रकार से जो शक्ति है, शक्ति की दृष्टि से अगर संतुलन है, जैसा कि आधुनिक संदर्भ में लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर शक्ति संतुलित रूप में रहती है, वैसे शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट करती है, ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। लेकिन अरस्तु के संदर्भ में अगर हम देखें तो अरस्तु ने काफ़ी हद तक शक्ति के इस तत्व पर अपने तरीके से विचार किया है, और वो ये मानते हैं कि अगर शक्ति का संतुलन बना रहता है तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना नहीं होती। कहीं भी बदलाव की पहल तभी की जाती है जब शक्ति की दृष्टि से किसी प्रकार का असंतुलन होता है। ये असंतुलन रोकने के लिए जरूरी है कि शक्ति का एकीकृत रूप में प्रयोग किसी एक इकाई के द्वारा न किया जाए। अगर सभी अपने दायित्व की पूर्ति से संबंधित कार्य संपन्न कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती जो शक्ति का असंतुलन कायम करे। शक्ति का संतुलन जितना अधिक होगा उतना अधिक समाज में इस असंतुलन के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं, और ये विवाद जो हैं वो क्रांति का कारण बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्ति की दृष्टि से अगर दो पक्ष बिल्कुल बराबर हैं तो उनके मध्य प्रतिद्वंदिता बहुत बढ़ जाती है, जिसमें वो अपने आप को परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की चेष्टा भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शक्ति का तत्व जो है इसका आधार भी राज्य में क्रांति का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त तो विभिन्न शासन प्रणालियों में जो क्रांति का आधार है वो उस पर भी अरस्तु ने विचार किया, और उनकी मान्यता है कि एक तंत्र में या राजतंत्र में या एक व्यक्ति के शासन में क्रांति जो है वो मूलतः पारिवारिक और उनका जो नज़रिया होता है शासकों का, अत्याचार का या निरंकुशता का, इसके कारण से मुख्यतः एक तंत्र में क्रांति होती है। कुलीन तंत्र में क्रांति जो है वो मुख्यतः लाभ के पदों के वितरण को लेकर के होती है अरस्तु के अनुसार, क्योंकि इसमें पद जो हैं वो सीमित रहते हैं और प्रतिष्ठा जो है वो भी उन पदों से जुड़ी रहती है। तो इन सीमित पद और प्रतिष्ठा होने के कारण इसको प्राप्त करने के जो इच्छुक शासक वर्ग के सदस्य हैं या कुलीन परिवार के वर्ग के सदस्य हैं, उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा क्रांति का आधार बन जाती है। इसी प्रकार से लोकतंत्र में अरस्तु ये मानते हैं कि लोक नेताओं की अधिकता हो जाती है, अनेक नेता उत्पन्न हो जाते हैं, और इन अनेक नेताओं का परस्पर व्यवहार वैमनस्यपूर्ण होता है। अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की प्रतिद्वंदिता में ये क्रांति की तरफ अग्रसर
होती है। तो एक तंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग आधारों पर क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने फिर क्रांति को रोकने के उपायों पर भी विचार किया है और अरस्तु का ये मानना है कि अगर शक्ति पर नियंत्रण कायम किया जाए, संविधान में जनता की आस्था को बनाए रखा जाए, तो क्रांति की संभावना कम हो जाती है या क्रांति से मुकाबला किया जा सकता है। क्योंकि क्रांति वस्तुतः किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा औचित्यपूर्ण नहीं होती, लाभकारी भी नहीं होती। एक सामान्य विकास की प्रक्रिया में क्रांति कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न कर देती है। तो अरस्तु का ये मानना है कि अगर शक्ति पर नियंत्रण रखा जाए और संविधान के प्रति जन आस्था, जनता के विश्वास को, निष्ठा को बनाए रखा जाए, तो क्रांति से बचा जा सकता है। इसी प्रकार सम्मान और पदों का वितरण योग्यता और क्षमता के आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, तो भी क्रांति के संबंध में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और क्रांति की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार अरस्तु ये मानते हैं कि जो प्रारंभिक परिवर्तन हैं, इनसे बचना चाहिए। कोई समस्या बहुत विकराल रूप एकदम ग्रहण नहीं करती, धीरे धीरे उसका कुछ ना कुछ संकेत, नकारात्मक संकेत पहले से दिखाई पड़ने लगते हैं। अरस्तु ये मानते हैं कि अगर इन प्रभावों को प्रारंभिक स्तर पर ही चेक कर लिया जाए, तो ये फिर क्रांति का आधार नहीं बनते। इसलिए प्रारंभिक परिवर्तनों से बचना चाहिए, यानी उनको वहीं पे उनका समाधान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक समानता कायम की जाए। आर्थिक विषमता अगर अधिक होगी तो समाज में विद्वेष उत्पन्न होगा, विद्वेष के कारण क्रांति उत्पन्न होगी। तो आर्थिक रूप में समानता कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए। मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग का आकार जितना अधिक होगा, बड़ा होगा, उतना ही अधिक संतुलन जो है वो समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त विरोधात्मक प्रवृत्ति के हाथों में अगर सत्ता रहे तो क्रांति की संभावना कम होती है। धनोपार्जन की अनियंत्रित वृत्ति का दमन होना चाहिए। राजनीति से या शासन और सरकार संचालन की प्रवृत्ति को व्यवसाय के रूप में अपनाना और उसके माध्यम से धन और स्वार्थ की पूर्ति करना भी क्रांति का कारण हो सकता है। तो क्रांति जो है वो विरोधात्मक प्रवृत्ति के हाथों में सत्ता देने से या अनियंत्रित धन की प्रतियोगिता में शासक वर्ग के शामिल होने से ज़्यादा गंभीर हो जाती है, और इसको रोकने के लिए इनको सकारात्मक रूप में अगर स्थापित कर दिया जाए तो क्रांति रुक सकती है। इसी प्रकार राज्य के जो अधिकारी हैं, इनका कार्यकाल अनिश्चित नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका कार्यकाल निश्चित और इनका ड्यूरेशन जो है कार्यकाल का वो कम होना चाहिए, ताकि ये बार बार चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व से वंचित ना रहें, विमुख ना रहें और पर्याप्त सतर्कता के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कुछ मनोवैज्ञानिक उपायों का भी शासक वर्ग को सहारा लेकर, यानी मनोविज्ञान के आधार पर जो संवेग, जो आवेग जनता को किसी विरोध के लिए अग्रसर करते हैं, प्रेरित करते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक आधार पर ही विविध उपायों से समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। और अरस्तु की ये भी मान्यता है कि शिक्षा जो है वो किसी भी प्रकार के बदलाव को स्थापित करने का, उसको लाने का, बनाए रखने का एक बहुत अच्छा आधार है। शिक्षित व्यक्ति जितनी उदारता से, ब्रॉड माइंडेड होकर किसी भी नज़रिए को समझ सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, उसके लाभ और हानि के पक्ष के बारे में जानकारी रख सकता है, तो समाज में जो जागरूकता है वो शिक्षा से उत्पन्न होगी और शिक्षा से जो विश्वास है वो बढ़ता है और विश्वास के कारण फिर क्रांति की संभावना कम होती है। इसी प्रकार नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन पर भी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन और बदलाव समाज में क्रांति का आधार बन जाते हैं।
तो व्यक्तिगत क्षेत्र में राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, या निगरानी नहीं रखनी है, या सतर्कता नहीं बरतनी है, ये घातक हो सकता है। तो शासक वर्ग या राज्य जो व्यक्तिगत जीवन है नागरिकों का, उनका रहन सहन का तरीका, उनका माइंडसेट, उसके अध्ययन का भी प्रयास करें, ताकि उस पर जितनी निगरानी रहेगी तो वो छोटे छोटे परिवर्तन बड़ी क्रांति के रूप में स्थापित नहीं होंगे। इसी प्रकार राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता शासक वर्ग प्रदान करे। बाकी सब बातें गौण हैं, सेकेंडरी हैं, द्वितीयक स्तर की हैं। प्राथमिक स्तर पे राज्य हित और राज्य की सुरक्षा होना चाहिए, और बाकी सारी व्यवस्थाएं इसके इर्द गिर्द इसको सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य है राज्य की सुरक्षा, और इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास जब सरकार या शासक करेंगे तो वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ या किसी प्रकार की लालसा से प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए राज्य की सुरक्षा प्रथम होनी चाहिए, और शक्ति और सद्भावना दोनों का बराबर प्रयोग किया जाए। सिर्फ शक्ति के आधार पर नहीं, सिर्फ दंड के आधार पर नहीं, बल्कि सद्भावना से भी बहुत सरल और सहज तरीके से भी क्रांति के जो मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत आधार हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। इसका मतलब है अरस्तु अंततः ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्रांति का निवारण किसी एक शासकीय आधार पर नहीं होता, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक समस्त आयामों पर सक्रिय होकर के शासक वर्ग यदि चेष्टा करे, शिक्षा आदि के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने का प्रयत्न करे, तो निश्चित रूप से क्रांति से बचा जा सकता है। और अगर क्रांति हो भी जाती है तो उसके दुष्प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया जा सकता है। थैंक यू।